गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये इसमें 12th क्लास की हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अगला टॉपिक है स्वराज्य के लिए संघर्ष। ठीक है, इसका पार्ट 1 है, 2 पार्ट में खत्म होगा। ये बड़ा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो टॉपिक का नाम है स्वराज्य के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पार्ट 1। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन के द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 20 से 25 प्रश्न इस टॉपिक से निकलते हैं। खिलाफत कमेटी का गठन किनके द्वारा किया गया। कोई भी ऐसा कूट नहीं है जिसमें सारे के सारे हों, ये यानी कोई एक नहीं होगा इसमें, या दो नहीं होगा। तो खिलाफत कमेटी का गठन किया गया मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक नहीं है, सैयद अहमद खान नहीं है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मोहम्मद अली हो गए, शौकत अली हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, सारे नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कालानुक्रम बताना है। इसमें रोलेट एक्ट कब, असहयोग आंदोलन कब, चौरी चौरा कांड कब, स्वराज्य पार्टी कब। ये कालानुक्रम वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो रोलेट एक्ट तो 1919 का है और स्वराज्य पार्टी 1922 की है, चौरी चौरा कांड 1922, असहयोग आंदोलन 1920 का। सबसे पहले 1919 आ जाएगा, उसके बाद 1920 आ जाएगा, यानी 1 2 इसके अलावा तो कोई बन ही नहीं रहा है। 3 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। तो रोलेट एक्ट हो गया अप्रैल 1919 का और असहयोग आंदोलन हो गया अगस्त 1920। चौरी चौरा की घटना हो गई फरवरी 1922, याद रखिएगा मंथ के साथ। और स्वराज्य पार्टी का गठन हो गया दिसंबर 1922। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्यवादियों के योगदान के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए, उनमें से कौन सा सही है। देखिए, इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया। इन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच के लिए मुडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई। इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वराज्यवादियों का योगदान, बिल्कुल ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, सी है इसका आंसर। तो नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराज्यवादियों को अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज्य पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य किए गए, बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया गया। यह अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मुडीमैन समिति की नियुक्ति स्वराज्यवादियों ने ही करवाई और इन्होंने दमनात्मक कानूनों को निरस्त करने के लिए भी संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्वराज्य पार्टी की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रवादियों में फैली हताशा, असहयोग आंदोलन के बाद देश में फैल रही सांप्रदायिकता की भावना, ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेसियों का बर्बर दमन करना। ये सारे के सारे स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारण पूछ रहा है। असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रवादियों में फैली हताशा, तो ए है इसका आंसर। अधिकतर इस तरह के प्रश्नों में डी ही सही होता है, लेकिन यहाँ ए है इसका आंसर। देखिए, असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तात्कालिक रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय बनाने से कैसे बचाया जाए, उनमें तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं में गहरे मतभेद उभरे। इनमें से आंदोलन को निष्क्रिय होने से बचाने के विचार के प्रतिनिधित्वकर्ता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का सुझाव दिया। इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस कमेटी के भीतर ही स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। स्वराज्यों का कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त करके उनमें भाग लेना चाहिए।
कॉमा सरकारी योजनाओं के अनुसार उनके चलने में बाधा डालनी चाहिए, ब्रिटिश सरकार की कमजोरियों को सामने लाना चाहिए। ठीक है, यानी राजनीतिक सुधार करने हैं तो राजनीति में उतरना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कई बार एग्जाम्स में बनाए प्रश्न। तो मोतीलाल नेहरू थे एक तो, और दूसरे चित्तरंजन दास थे। दोनों कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन नंबर ए में मिलते हैं, तो ए है इसका आंसर। देखिए, दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। इसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे इसके सचिव। कांग्रेस पार्टी को, स्वराज्य पार्टी को कांग्रेस के भीतर ही एक समूह के रूप में काम करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही पूरी तरह स्वीकार किया, सिवाय इस बात को छोड़कर कि यह पार्टी काउंसिल के चुनावों में भाग लेगी। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। ये सारे की सारी जो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण था। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्यों लिया था? बहुत पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। क्योंकि 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना हो गई थी, इसी के चलते। सी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश उस समय कहलाता था संयुक्त प्रांत, जिला गोरखपुर, गांव चौरी चौरा। इस गांव में 3000 किसानों के एक कांग्रेस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। गुस्साई भीड़ ने क्या किया? पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये नंबर भी, इससे भी प्रश्न बना एग्जाम में। गांधी जी को भयता कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले लेगा। इसी के चलते गांधी जी ने चौरी चौरा की हिंसक घटना को देखते हुए असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया या वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने बराबर भागीदारी की। इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ और राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे थे। क्या 1920 से 1922 तक चला असहयोग आंदोलन? इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी ने समाप्त कर दिया था 1922 में हुई चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण। और इससे संबंधित ये तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाते हैं, सही हैं तीनों के तीनों। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे और असत्य कथन ढूंढना है। एक बार फिर से असहयोग आंदोलन पर प्रश्न है। 1920 में शुरू हुआ। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक ने स्वराज कोष की स्थापना की। तिलक ने। इस आंदोलन के दौरान चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। देखिए ऊपर था प्रश्न 1920 से 1922, तो पहला तो सही हो जाना चाहिए। तिलक ने स्वराज कोष की स्थापना की इस आंदोलन को चलाने के लिए, भी ठीक है। चरखा नहीं बना बल्कि खादी बना था, खादी। तो यही आंसर है डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 बी। देखिए पहला वाला सही है। खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया। दूसरा कथन भी सत्य है। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक ने स्वराज कोष स्थापित किया और 6 माह के भीतर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। तीसरा कथन गलत है, वही आंसर है अपना। चरखा नहीं बल्कि खादी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। ठीक है, क्योंकि हमें बहिष्कार करना था उन सभी चीज़ों का जो सरकारी थी। सरकार उस समय ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय है,
कौमा बिहार विद्यापीठ, कौमा काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी। ठीक है, शुरुआत तो इसकी 1920 में ही हो गई थी, लेकिन 21-22 के समय जो भारतीय जनता है एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। ठीक है, सरकारी स्कूल यानी अंग्रेजों के स्कूल थे, ब्रिटिश सरकार थी उस समय। और इसी समय अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब का है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब का? खेड़ा सत्याग्रह कब का? लखनऊ अधिवेशन पे कई बार प्रश्न बने एग्जाम में। 1916 का, चंपारण सभी को पता होगा 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अप्रैल 1919 का है और खेड़ा 1918 का है। तो यानी 1919 वाला चौथे स्थान पे आ जाना चाहिए ये वाला। तो एक आएगा सबसे पहले, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, मतलब फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में? 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा 1918 का, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका उत्तर है महात्मा गांधी। देखिए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर कहा जो कि अगले 100 वर्षों तक नहीं आने वाला। गांधी जी ने 1920 के आरंभ में ही घोषणा कर दी कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। 13वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है इस प्रश्न में। 4 लिखे हैं यहाँ पर, कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है, कोई भी कूट ऐसा नहीं है जिसमें चारों हों। तो कूट भी हेल्प करते हैं प्रश्न का उत्तर निकालने में। मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का प्रसार करना, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा तथा जन विज्ञान से जोड़ना, कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना, और चौथा है तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना तथा खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना। देखिए, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के बीच राष्ट्रीय प्रवृत्ति का प्रसार करना और तुर्की साम्राज्य की स्थापना करना तथा खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना। ठीक है, कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना नहीं था और मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान से जोड़ना नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 4। तो केवल 1 और 4 ही सत्य है। देखिए, ब्रिटिश शासन के अत्याचारों ने समूची भारतीय जनता को एक समान रूप से प्रभावित किया था। हिंदू मुसलमान दोनों को राजनीतिक आंदोलन में ले आया। ठीक है, उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद को आमंत्रित किया कि वे दिल्ली की जामा मस्जिद में अपना उपदेश दें। इसी तरह अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी। किचलू पूरा नाम सैफुद्दीन किचलू,
यह राजनीतिक एकता सरकार के दमन के कारण थी। ठीक है, इस वातावरण में मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन की शक्ल ले ली। आगे क्या हुआ? जर्मनी की ओर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है, जर्मनी की ओर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जो है वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनेताओं ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे युद्ध के बाद तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, किंतु वेसर्व की संधि के दौरान यह खबर फैली कि ब्रिटिश सरकार तुर्की के सुल्तान पर अपमानजनक शर्तें थोप रही है। मुसलमानों का मत यह भी था कि तुर्की के सुल्तान को लोग खलीफा अर्थात धार्मिक मामलों में मुसलमानों का प्रमुख मानते थे। अतः खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य खलीफा के सम्मान, शक्ति और सर्वोच्चता की पुनर्स्थापना करना भी था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पहले भी पूछा। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस प्रख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। और जनता के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं, और मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथा कथित क्षुद्रता को सहन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण एकत्रित हुए थे? वैसाखी का त्योहार मनाने के लिए, गदर पार्टी के समर्थन में, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्यों एकत्रित हुए थे वो? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, और साथ ही जो काला कानून है उसका भी विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। ब्रिटिश सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई। और जलियांवाला बाग जो है बड़ा तो बहुत था, लेकिन उसमें निकलने का केवल एक ही रास्ता था। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। वे लोग तब तक गोली बरसाते रहे जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। तो ये घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। मूवी भी इस पर बनी है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी तटस्थ थे। तटस्थ यानी उदासीन थे, अंग्रेजी में हो गया न्यूट्रल, गलत है। एक्टिव थे वो। ठीक है, जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट से उनको भी धक्का लगा था, तभी तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था उसके खिलाफ। तो तटस्थ नहीं थे वो, थे उसमें, एक्टिव थे। तो गलत है यहाँ पर दूसरा वाला, पहला वाला सही है। तो चूंकि पहला तो करेक्ट हो ही गया है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रॉलेट कानून से धक्का लगा। फरवरी 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन ना करने तथा गिरफ्तारी और जेल का सामना करने की शपथ ली। तो दूसरा वाला गलत है।
तो रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का एक काला कानून था, क्योंकि अंग्रेज किसी को भी अपनी मर्जी से जेल में डाल देते थे। 17वां प्रश्न खेड़ा सत्याग्रह पर है। यह सत्याग्रह गांधी जी ने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया। इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बन गए। कौन सा सही है? देखिए, गुजरात का खेड़ा, क्या था पहला स्टेटमेंट? खेड़ा। खेड़ा जो है गुजरात का खेड़ा, ना कि महाराष्ट्र का। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, दूसरा वाला सही है केवल। तो गुजरात का खेड़ा है, ना कि महाराष्ट्र का खेड़ा। ठीक है। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 चंपारण सत्याग्रह पर प्रश्न है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? बिहार के कपास उत्पादक किसानों, बिहार के बुनकरों, बिहार के नील उत्पादक किसानों, बिहार की कोयला खाद्यान्नों में काम करने वाले मजदूर। क्या है इसका आंसर? बिहार के नील उत्पादक किसानों। देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग किया बिहार के चंपारण जिले में 1917 में। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। गांधी जी के संघर्ष के कारण अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की गांधी जी ने। और अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह में शुरू किया। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तीसरी वाली। इस बार कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने इससे। चंपारण सत्याग्रह में शुरू किया था 1917 में, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और कोई भी कूट यहाँ ऐसा नहीं है जो तीनों को सही करता, तो डी है इसका आंसर। तो पहला और दूसरा करेक्ट है। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया, देश का मतलब भारत का भ्रमण किया, और भारतीय जनता की दशा को समझा। और ऐसा करने के लिए उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था कि आप पूरे भारत में घूमो, वहाँ के लोगों से मिलो, उनकी समस्याओं के बारे में पूछो। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। और सत्याग्रह जो पहला, वो चंपारण सत्याग्रह, ना कि खेड़ा। खेड़ा 1918 का, इसके बाद का। 20वां प्रश्न 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में है। दो कथन है, कौन सा सही होगा? चंपारण के नील किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति बनाई, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। सदस्य तो हो ही सकते हैं, अध्यक्ष तो बनाते नहीं थे अंग्रेज। तो बिहार के चंपारण जिले के नील किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। और किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, और निहलों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। ठीक है। और नील जो है, नीलों द्वारा तय दाम पर बेचना पड़ता था। 1917 में गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे गांधी जी। इनके साथ चंपारण पहुंचे गांधी जी और किसानों के हालात की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। अंततः सरकार कौन सी? ब्रिटिश सरकार ने मजबूर होकर एक जांच समिति बनाई, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। ठीक है। जहां अत्याचार हो रहा था वहां कूद पड़ते थे गांधी जी, भारतवासियों का साथ देने के लिए। तभी बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं, करेंसी के ऊपर विराजमान हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? रॉलेट एक्ट, स्वदेशी अपनाने से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। मोंटेग्यू यानी 1919 की बात हो रही है। 1919। और मार्ले मिंटो पूछ ले तो 1909। तो बी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश सरकार के मंत्री मोंटेग्यू और वाइसराय थे
लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में एक विशेष सत्र बुलाया ताकि सुधारों के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके, और इस सत्र में कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बताकर प्रभावी सुशासन की मांग रखी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। ये लोग उदारवादी कहलाए तथा भारत की राजनीति में आगे चलकर इनकी बहुत नगण्य भूमिका रही। इस टॉपिक से निकलते हैं 23 प्रश्न। यह है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोलेट एक्ट से संबंधित है? तो रोलेट एक्ट था एक काला कानून। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो बी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, ताकि 1919 के सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचला जा सके। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रोलेट एक्ट बनाया गया। इस कानून में सरकार को अधिकार था, सरकार कौन सी? ब्रिटिश सरकार को अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी एवं दंड दे सकती थी, जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में गलत कथन है। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। इस अधिनियम में वित्त कानून और व्यवस्था आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए। वित्त कानून और व्यवस्था आरक्षित विषय थे, ये कहना चाह रहा दूसरा स्टेटमेंट, जो कि गवर्नर या वायसराय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। और पहला है, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सा मार्ले मिंटो है, कौन सा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड है? ठीक है, तो 1909 का है मार्ले मिंटो, और ये 1919 वाला इसको बोलेंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये गलत है ये वाला, और यही आंसर हो जाएगा। तो कथन एक असत्य है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 में मोंटेग्यू ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो बड़े ही 23 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसका ये टॉपिक समाप्त होता है। इसका पार्ट 1 था, ये समाप्त होता है, और ये पूरा टॉपिक पार्ट 2 में कवर होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।